और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए कराएं अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ नोट्स बनाए हैं और हम चाहते हैं जो नोट्स हमने बनाए हैं वो और लोग भी पढ़ सकते हैं, जो कि उन्हें कम मेहनत में अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। और हमारी कोशिश तो यही है कि उनसे उन्हें फ़ायदा हो। बाकी आप उन्हें अपने विवेक के अनुसार बदल सकते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने इसके अंदर नोट्स हमारा सहयोग मिस्टर राहुल मिश्रा ने किया है, जो कि आपके सीतापुर से हैं। तो आपके सामने मैं इस नोट्स को पढ़ता हूँ, बाकी तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं इनको। हमने कोशिश की है कि अच्छे से बने और आप आखिर तक पढ़ें। प्रश्न 1, राष्ट्रीय पुलिस आयोग। भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय ने 15 नवंबर 1977 में श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। आयोग को सौंपे गए कार्य बदले हुए परिवेश में देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध निवारण में पुलिस की भूमिका, कर्तव्य, शक्तियों तथा दायित्वों की समीक्षा करना। नंबर 2, वर्तमान पुलिस व्यवस्था का मूल्यांकन करना। देश भर में एक ही पुलिस सांख्यिकी तैयार की जा सकने की संभावना पर सुझाव दिए। 4, गैर ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस पद्धति का पुनरीक्षण करना। 5, पुलिस एवं जनता के बीच अधिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार करना। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, अपराध की कारणता या कारकता का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, या अपराध क्यों जन्म लेते हैं। अपराध शास्त्रीय अपराधिकता की कोई एक निश्चित अवधारणा प्रतिपादित करने में सफल नहीं हो सके हैं। अतः समाजशास्त्रीय विचारकों ने आपराधिकता के संबंध में अपराध की कारणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक कारणों के मिश्रित प्रभाव के कारण ही मनुष्य में आपराधिकता की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 3, सफेदपोश अपराध से आप क्या समझते हैं। सफेदपोश अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रोफेसर E.H. सदरलैंड द्वारा 1941 में दी गई। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि समाज के सम्मान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किए गए अपराधों को सफेदपोश अपराध कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, उपचार से निवारण बेहतर होता है। अपराध निवारण आपराधिक घटना घटित होने के पूर्व की अवस्था है, जबकि उपचार अपराध घटित होने के बाद की स्थिति है। अपराध निवारण का उद्देश्य अपराधों को घटित होने से रोकता है। उपचार का लक्ष्य अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है। अपराध निवारण में समाज को उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाता है जो आपराधिकता के अनुकूलन वातावरण तैयार करती हैं। उपचार अपराधी के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित कर उसे पुनः समायोगी बनाने का पुनः प्रयास है। अपराध निवारण में पुलिस की भूमिका अहम होती है। उपचार में न्यायालयों, कारागारों तथा सुधार संस्थाओं की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड क्या है, या दंड को परिभाषित कीजिए। राज्य द्वारा निर्मित विधियों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है। इन कानूनों का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति दंडित किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से इस दंड विधान का होना परम आवश्यक है। दंड के भय से समाज में व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित रहने से बचे रहते हैं। दंडी प्रजाजनों की जानमाल की रक्षा करती है, इसलिए अपराधी को दंडित किया जाना परम आवश्यक है। नेक्स्ट, दंड के क्या औचित्य हैं। अपराध और दंड ये दो पर्यायवाची धारणाएं हैं। अतः अपराध घटित होने पर अपराधी को उसके विधि विरुद्ध अपराध के लिए दंडित किया जाना स्वाभाविक है। यदि दंड का भय न रहे तो कोई भी अपराध करने में परहेज नहीं रखेगा।
दोषपूर्ण अपराधी को दंडित किए जाने के कारण। प्रश्न 7, दोषपूर्ण अपराधी को दंडित किए जाने के कारण। प्रतिशोध अपराधी को दंड किया जाना चाहिए। प्रश्न 7, दोषपूर्ण अपराधी को दंडित किए जाने के कारण। प्रतिशोध अपराधी को दंड दिया जाना इसलिए उचित है ताकि उसको यह अनुभूति हो जाए कि अपराध करना एक महंगा सौदा है और वह दोबारा अपराध करने का प्रयत्न न करे। प्रतिरोधात्मक प्रभाव अपराधी को कारागार में बंद कर उसकी समाज में अपराध करने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। यही कारण है कि जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास देकर दंडित किया जाता है कि दोबारा ऐसा न कर सकें। प्रत्यावर्तन कतिपय छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड जुर्माने के रूप में दिया जा सकता है या अपराधी को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जा सकता है। पुनर्वास इसमें अपराधी की मनोवृत्ति में सुधार कर उसे समाज में पुनर्स्थापित करना होता है। अपराधी की मानसिकता में बदलाव लाकर उसे समाज में पुनः स्वीकार किए जाने का प्रयास किया जाता है। एकांत परिरोध क्या है? एकांत परिरोध धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय उसे दंड संहिता के अधीन कठोर कारावास से दंडित करने की शक्ति रखता है। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक लेकिन न हो तो 1 माह से अनधिक समय। यदि कारावास 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो 2 माह से अनधिक समय। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अनधिक समय। प्रश्न 9, मृत्युदंड से आप क्या समझते हैं? मृत्युदंड से तात्पर्य ऐसे दंड से है जिसमें अपराधी का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा दंड प्राय गंभीर एवं संगीन अपराधों के लिए ही दिया जाता है। प्रश्न 10, इच्छा मृत्यु क्या है? क्या उसे चिकित्सक की सहायता से स्वयं का जीवन का अंत करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इच्छा मृत्यु से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि असाध्य रोग से पीड़ित, वर्षों से निर्जीव अवस्था या स्थिति में पड़ा, असहाय शारीरिक पीड़ा या यातनाएं भोग रहा है। इसी प्रकार यदि कोई रोगी महीनों से श्वास मशीन रेस्पिरेटर के सहारे जी रहा है और चिकित्सक और परिवारजनों को पता है कि श्वास नली हटाते ही मृत्यु हो जाएगी, इसी प्रकार एड्स का मरीज यदि इच्छुक है तो उसे भी मृत्यु वरण की अनुमति दी जा सकती है। प्रश्न 11, अनियत दंडादेश से आप क्या समझते हैं? अनियत दंडादेश विभिन्न दंड प्रणालियों के अंतर्गत दंड विधि द्वारा प्रत्येक अपराध के लिए निश्चित दंड निर्धारित किया जाता है। इसे नियत दंड कहते हैं, परंतु अनेक देशों ने अपनी दंड विधि में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम दंड की सीमाएं निर्धारित करके उनके निश्चितकरण का कार्य पैरोल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया है। प्रश्न 12, धंधेबाजी बलात् ग्रहण। यह एक ऐसा अपराध है जो सुसंगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आपराधिक सिंडिकेट, आपराधिक रैकेट्स, व्यापारिक श्रम रैकेट्स एवं जुआरियों के रैकेट्स आदि शामिल होते हैं। रिकेटियरिंग में वैध गतिविधियों में कार्यरत व्यक्तियों को कोई सेवा उपलब्ध कराने का तरीका अवैध होता है। प्रश्न 13, आत्महत्या। मृत्युदंड के संदर्भ में ही भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास के अपराध के बारे में बतलाया गया है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास के लिए जो दंड का उपबंध है वह कभी भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार के प्रतिकूल नहीं है। प्रश्न 14, अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध तथा आपराधिक आचरणों से संबंधित है। इसके अंतर्गत अपराध के कारणों तथा उनके निवारण का विवेचन रहता है। दंड शास्त्र के अंतर्गत अपराधियों को अभिरक्षक, उनके उपचार तथा उन पर नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र तथा दंड शास्त्र इन दोनों शाखाओं द्वारा
निर्धारित दंड नीतियों को दंड विधि के माध्यम से लागू किया जाता है। प्रश्न 15, आदर्श दंड नीति की विशेषताएं की विवेचना कीजिए। आदर्श दंड नीति में प्रमुख लक्षणों का होना प्रमुख है। आदर्श दंड प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि उसका लक्ष्य समाज का अपराधियों से संरक्षण करना होना चाहिए। दंड के प्रभाव के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए बेंथम ने कहा कि दंड नीति सुख दुख के उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। सभी विधिवेताओं ने स्वीकार किया कि विलंब न्याय के उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। अतः अपराध कृत्य एवं दंड में जितना कम समय लिया जाए उतना ही न्याय प्रभावी होगा। दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार करना होना चाहिए। प्रश्न 16, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत अपराध के लिए बदला लेने के बजाय उसका निवारण करना चाहिए। सुधारात्मक सिद्धांत अपराध और अपराधी से संबंधित समस्याएं बदलने लगी हैं और दंड के सभी पूर्ववर्ती सिद्धांत अधूरे सिद्ध हुए हैं क्योंकि इसमें अपराध निस्तारण में विशेष सहायता नहीं मिल पाती है। अतः व्यक्तिकरण के उपचार पद्धति द्वारा अपराधियों से निपटने की नई तकनीक अपनाई गई जो सुधारात्मक सिद्धांत का मूल आधार मानी जाती है। प्रश्न 17, प्राचीन एवं वर्तमान दंड विधियों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। प्राचीन दंड व्यवस्था सुनिश्चित दंड सिद्धांतों पर आधारित है। हिंदू धर्म के अधीन कर्म की प्रधानता को व्यापक महत्व प्रदान किया गया है। अपराधी को दंडित करना शासक का कर्तव्य था और यदि शासक इसमें भेदभाव करता था तो माना जाता था कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। मनु और कौटिल्य की रचनाओं में अपराधियों को राजदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख है। प्राचीन काल में चोरी के अपराधी के हाथ एवं बलात्कारी का गुप्तांग काट दिया जाता था। ये दंड प्रतिरोधात्मक दंड के स्वरूप थे। यह दंड वर्तमान परिवेश में उचित नहीं होता क्योंकि दंड के इस सिद्धांत की नींव बर्बरता रूपी स्तंभ पर टिकाई गई है। प्रश्न 18, दंड को निलंबन करने का मुख्य उद्देश्य। हाल ही के वर्षों में अपराधियों के सामाजिक पुनर्वास हेतु एक अन्य तरीका भी अपनाया जा रहा है जिसे निलंबन दंडादेश कहा जाता है। इसी विधान में को वर्तमान में परिवीक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 19, दंड कितने प्रकार के होते हैं। 1, अर्थदंड। 2, संपत्ति की जब्ती का दंड। 3, साधारण कारावास। 4, कठोर कारावास। 5, आजीवन कारावास। 6, मृत्युदंड। एकांत कारावास को दंड नहीं माना जाएगा। प्रश्न 20, अनियत दंडादेश से आप क्या समझते हैं। विभिन्न दंड प्रणालियों के अंतर्गत दंड विधि द्वारा प्रत्येक अपराध के लिए निश्चित दंड निर्धारित किया जाता है। इसे नियत दंड कहते हैं, परंतु अनेक देशों ने अपनी दंड विधि में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम दंड की सीमाएं निर्धारित करके उनके निश्चितीकरण का कार्य पैरोल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया है। प्रश्न 21, पुलिस को परिभाषित करें। सदरलैंड के अनुसार पुलिस शब्द राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है जिनका कार्य विधि व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस की 3 परिभाषा। पुलिस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। पुलिस का कार्य समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस दंड विधि तथा प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करता है। महिला पुलिस। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में महिला पुलिस को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित किया गया जिन्हें मुख्यतः बाल अपराधियों तथा महिला अपराधियों का दायित्व सौंपा गया। महिलाओं से संबंधित अपराधों की छानबीन करना तथा अपराधियों की तलाशी लेना तथा आवश्यकता अनुसार अभिरक्षा में लेना। महिलाओं को प्रताड़न संबंधी मामलों का संज्ञान भी महिला पुलिस द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न 24, इंटरपोल। आधुनिक कंप्यूटर युग में आपराधिकता ने एक विश्व समस्या का रूप धारण कर लिया है। आवागमन के साधनों तथा दूर संचार सेवाओं की उपलब्धता के फलस्वरूप अपराधियों को अपनी गतिविधियों का संचालन करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में लिप्त आपराधिक गिरोह हवाई जहाज या समुद्री जहाजों का उपयोग करते हुए
अपनी गतिविधियां विभिन्न देशों में जारी रखते हैं तथा विश्व के अनेक अपराधियों से उनकी साठगांठ रहती है, जिन्हें इंटरपोल की मदद से नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों का अवैध व्यापार, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की तस्करी, धोखा, कपट, अपहरण आदि से है। प्रश्न 25, दंड न्यायालयों से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के न्यायालय कार्यरत रहते हैं, जिनमें सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय, सैन्य न्यायालय, बाल न्यायालय, अनेक प्रकार के न्यायाधिकरण भी न्यायिक कार्य करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है। प्रश्न 26, किशोर अपचारिता को परिभाषित कीजिए। सामान्यतः अपचारिता से आशय बाल एवं वयस्कों द्वारा किए गए आचरणों से है, जिन्हें समाज के लोग अच्छा नहीं मानते हैं तथा लोकहित के लिए चेतावनी, दंड या कोई अन्य सुधारात्मक उपाय आवश्यक समझा जाता है। प्रश्न 27, परिवीक्षा को परिभाषित कीजिए। किसी आपराधिक विचारण में दोषी अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अंतिम निर्णय या दंडादेश के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं। सदरलैंड के अनुसार यह दोषी पाए गए अपराधी के दंड के निलंबन की वह स्थिति है जिसमें उसे सद्व्यवहार बनाए रखने की शर्तों पर स्वतंत्रता दी जाती है। प्रश्न 28, परिवीक्षा के मुख्य उद्देश्य। रामजी मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट में अभिकथित किया गया कि परिवीक्षा अधिनियम 1958 का उद्देश्य युवा अपराधियों को कट्टर अपराधी बनने से रोकना है, क्योंकि यदि नव युवा एवं नव अपराधियों को कारावासित करके वयस्क अपराधियों के संपर्क में आने दिया गया तो वे उनकी संगति में पड़कर घोर अपराधी बन सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यह अब पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्मतः अपराधी नहीं होता। प्रश्न 29, परिवीक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? परिवीक्षा सेवा में परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका पहिए की धुरी के समान है। अन्वेषण एवं निगरानी। किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना किया जाना आवश्यक है। परिवीक्षा अधिकारी की प्रमुख भूमिका परिवीक्षा अपराधी को सुधारने हेतु उस पर उचित नियंत्रण, निर्णय लेना, अपराधी पर समय समय पर उचित निर्णय लेना आदि हैं। परिवीक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 30, परिवीक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? परिवीक्षा प्रणाली भारत में परिवीक्षा पद्धति का प्रयोग संस्थागत उपचार पद्धति के रूप में किया जाता है। इस कार्य के लिए स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं तथा कल्याण मंडलों की सेवा लेना उपयुक्त समझते हैं। प्रश्न 31, परिवीक्षा एवं निलंबन में अंतर। सभी निलंबित दंडों को परिवीक्षा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परिवीक्षा में अपराधी पर पर्यवेक्षण रखा जाता है, जो निलंबित दंड की दशा में आवश्यक नहीं है। परिवीक्षा के अंतर्गत दंड का निलंबन पूर्णतः न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, जबकि दंड के निलंबन में न्यायालय को संविधियों के प्रावधानों की सीमाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। परिवीक्षा में सजा का निलंबन बिना सजा निर्धारित किए बिना किया जा सकता है, परंतु दंड के निलंबन में यह स्थिति नहीं है और वह विधि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रश्न 32, पैरोल से आप क्या समझते हैं? पैरोल एक उपचारात्मक तरीका है जिसके द्वारा कारावासियों को उनकी रिहाई के एक सभ्य नागरिक के रूप में दोबारा स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाता है। सदरलैंड के अनुसार पैरोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कारावासी द्वारा दंड की अधिकतम सजा काट लेने के बाद अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर राज्य द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। पैरोल और फरलो में विभेद कीजिए। यद्यपि कारागार प्रशासन के मानवीयकरण के लिए पैरोल और फरलो दोनों को दंडिक व्यवस्था का अंग माना गया है। फरलो में स्थायी रूप से कुछ समय के लिए छोड़े जाने की मांग कारावासी अधिकारी के रूप में कर सकता है, ताकि उसका संबंध परिवारजनों से बना रहे और उसके पारिवारिक एवं सामाजिक बंधन
टूटने न पाए तथा उसे लगातार कारावासी कुप्रभाव से बचाया जा सके तथा कोई भी कारावासी पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता है। स्पष्ट है कि फरलो कारावासी को दी जाने वाली आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधा है जो उसे जेल पुस्तिका के अनुसार नियत अंतराल में प्रदान की जाती है। पार्ट 1 इसका दूसरा हिस्सा है, जबकि पैरोल कारावासी को कारागार में अच्छा आचरण रखने या करने के बदले में मिलने वाली सशर्त उन्मुक्ति है। फरलो की अवधि समाप्त होते ही कारावासी को कारागार में वापस लौटना होता है, जबकि पैरोल में यदि वह शर्तों का उल्लंघन नहीं करता तो उसे कारावास में वापस आने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 35 कारागार सुधार। कारागार व्यवस्था में निरंतर सुधारों के प्रयत्नों के बावजूद कारावासियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। इससे निराश अवश्य उत्पन्न होती है, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि अपराधों का घटित होना समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। महिला अपराधियों को उदारता के साथ रखा जाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों तथा परिवार से मिलने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कारागारों में विचाराधीन अपराधियों को दांडिक अपराधियों से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए ताकि वे घोर अपराधियों की संगति के कारण बिगड़ न पाएं। कारागार से रिहा करने के पश्चात एकदम से अपराधी को समाज में छोड़ देना अपराधी व समाज दोनों के लिए हानिकारक है। प्रश्न 36 भारत में खुले कारागार। खुले कारागार के पीछे मूल भावना यह है कि कारावासियों को खुले वातावरण में काम पर लगाया जाए ताकि उनके प्रति अंधविश्वास की भावना समाप्त हो सके। प्रश्न 37 आदर्श कारागार। वर्तमान समय में कारागार की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब यह केवल अभिरक्षा की संस्थाएं न होकर विधिक उल्लंघनकारियों के उपचार एवं प्रशिक्षण केंद्र माने जाते हैं। अतः इस समय कैदियों की अभिरक्षा के बजाय उन्हें प्रशिक्षण देकर समाजोपयोगी बनाने की ओर विशेष ध्यान जा रहा है ताकि समाज में रहकर उन्हें पुनर्वासित किया जा सके। प्रश्न 38 बोरस्टल प्रणाली। भारत में बोरस्टल की स्थापना बोरस्टल स्कूल एंड फिर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1947 के अंतर्गत की गई। इन बोरस्टलों में ठहराए गए अपराधी किशोरों को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। यहाँ से छूटने के बाद किशोरों की अधिकारों के पर्यवेक्षण में रखा जाता है। प्रश्न 39 भारत में जेल प्रणाली। भारतीय जेल व्यवस्था में वास्तविक सुधार का प्रारंभ सन 1836 में माना जाता है। सन 1938 में मैकाले के सुझाव में एक कारागार सुधार समिति का गठन किया गया। एक केंद्रीय बंदीगृह की स्थापना की जाए, महिला अपराधियों को पृथक रखने की व्यवस्था की जाए। वैसे भारत के कारागारों में कारावासियों के भोजन, चिकित्सा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, शिक्षा, मनोरंजन, परिवारजनों से मुलाकात आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। कारागारों में सफाई पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। पैरोल नियमों को अधिक उदार बनाया गया है ताकि वह परिवारजनों के संपर्क में रह सके। वह विवाह, मृत्यु, बीमारी आदि विशेष अवसरों पर उनके साथ रह सके। नेक्स्ट प्रश्न पुलिस जनता का संबंध। शासन के लोकतांत्रिक ढांचे में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने कार्यों को कुशल पूर्वक संपादित करने के लिए जन समर्थन प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। पुलिस को अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए जिससे मानवीय व्यवहारों में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा की वृद्धि में योगदान करना ताकि मानव की गरिमा बनी रहे। उसी प्रकार जनता को भी पुलिस के कार्यों में सहायता पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जेल संहिता। कारागार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अपराधी का सुधार और अपराधियों से समाज का संरक्षण तथा अपराधों की संख्या में कमी लाना है। कारागार में कैदियों से जेल कर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा स्वच्छ पानी एवं पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जेल संहिता बनाई जाती है ताकि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार हो।
प्रश्न 42, प्राचीर विहीन कारागार। प्राचीर विहीन कारागार ऐसी निगरानी रहित संस्थाएं हैं जिनमें दीवार, ताले, लोहे के शिकंजे तथा सुरक्षा गार्डों का प्रयोग कम किया जाता है ताकि कारावासियों को स्वच्छंद जीवन बिताने का अवसर दिया जा सके। जेल सहायता। प्रश्न 43, कारागारों का मुख्य उद्देश्य अपराधी को एक ईमानदार और विधि का अनुसरण करने वाले व्यक्ति में परिवर्तित कर अपराध के प्रति अरुचि उत्पन्न करना है। प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान में अंतर। प्रश्न 44, प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान। प्रतिकर एक प्रकार का दंड होता है जो अर्थदंड के रूप में होता है। अपराध से पीड़ित पक्षकारों को प्रतिकर दिलाकर उसकी क्षतिपूर्ति कराने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जबकि पुनर्वासन अनुदान एक ऐसा अनुदान है जिसमें पीड़ित पक्षकार की सहायता करने तथा इन्हें सहारा देने पर विशेष बल दिया जाता है। भले ही अपराधी पकड़ा गया या लापता है, आशय यह है कि पुनः स्थापन की प्रक्रिया में अपराध पीड़ितों और अपराधी दोनों को एक साथ मिलाकर परस्पर सहयोग के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। प्रश्न 45, प्रतिकर प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति की विवेचना कीजिए, या प्रतिकर प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति क्या है। अपराध से पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर दिलाकर उसकी क्षतिपूर्ति कराने में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। विगत 3 दशकों से उच्चतम न्यायालय ने अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने की ओर विशेष ध्यान दिया है ताकि जन सामान्य का न्यायालय तथा न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। प्रश्न 46, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य ऐसी रिपोर्ट से है जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 1732(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, जिसमें इन बातों का उल्लेख किया जाता है: पक्षकारों का नाम, सूचना की प्रकृति, उस अपराध का उल्लेख जो उसने किया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उल्लेख, उन व्यक्तियों का नाम जो मामले की जानकारी से परिचित हैं। प्रश्न 47, कारागार शिक्षा पर एक टिप्पणी। अपराधी में सुधार, समाज का संरक्षण, अपराध में कमी लाना आदि सब हैं। बंदियों के लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। प्रश्न 48, कारागार शिक्षा पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी। कारागार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपराधी का सुधार, अपराधियों से समाज का संरक्षण तथा अपराधों की संख्या में कमी लाना है। बंदियों के लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। प्रश्न 49, मृत्युदंड के कार्यान्वयन में विलंब का क्या प्रभाव होता है। मृत्युदंड में विलंब का प्रभाव न्याय व्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ऐसे घोर अपराधी को जिसे मृत्युदंड दिया गया है, उनके कार्यान्वयन में विलंब से न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है तो लोगों में भय व्याप्त होता है और अपराधी ऐसी न्याय प्रणाली का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिससे अपराध की प्रकृति घटने की बजाय बढ़ती है। प्रश्न 50, ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में अपराधियों का दिमाग कंप्यूटर युक्त एक विशेष प्रकार की तकनीक की सहायता से दिमाग का नक्शा तैयार किया जाता है। इससे उसकी अपराध के प्रति मानसिक विकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अपराधियों को उसके द्वारा किए गए अपराध से संबंधित चित्र एवं आवाज दोनों सुनाए जाते हैं। प्रश्न 51, अपराध शास्त्र में निठारी कांड का महत्व। निठारी किडनी कांड ने सुसंगठित अपराधियों पर और अधिक लगाम कसने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप बच्चों के प्रति अधिक जागरूकता की भावना उत्पन्न हुई। माता पिता बच्चों को अकेला न छोड़ें। ध्यान देने की बात है कि सफेदपोश अपराधियों पर निगरानी में सरकार को सचेत किया है। प्रश्न 52, खुले जेल की परिभाषा। खुले जेल की परिभाषा के बारे में अपराधियों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें कारावासियों के खुले शिविर कहना उचित समझते हैं, जबकि अन्य विद्वान इन्हें पैरोल कहते हैं। सन 1955 में जेनेवा में खुले जेल को परिभाषित किया गया है। कारावासियों के लिए खुले जेल का प्रमुख लक्षण उन पर भौतिक और शारीरिक बंधनों की न्यूनता है, जो उनके जेल से भाग जाने के विरुद्ध अपनाई जाती है। प्रश्न 53, पेशेवर अपराधी। ये अपराध को जीवन निर्वाह के लिए कारित पेशा बनाते हैं। व्यावसायिक अपराधियों को यह जानकर कि जनता में उनका आतंक है तथा पुलिस एवं समाज उनसे डरता है,
तो उन्हें एक विशेष आत्मसंतोष मिलता है। इसी तरह के अपराधी अपने आपराधिक जीवन में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। अनेक व्यावसायिक अपराधियों ने यह स्वीकार किया है कि वे अपना अपराध में दो बातों का ध्यान रखते हैं। प्रथम, अपराध को करने में कितने लाभ की संभावना है। दूसरा, अपराध करने पर पकड़े जाने पर उनसे बचने के कितने अवसर हैं। प्रश्न 54, लिंग तथा आपराधिकता। लिंग से भी आपराधिकता का सीधा संबंध है। उदाहरण, गर्भपात, वेश्यावृत्ति प्राय महिलाओं द्वारा, गबन तथा समलिंगी तथा संभोग आदि पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार लड़के तथा लड़की का शारीरिक विकास उनमें हीनता उत्पन्न करती है। प्रश्न 55, पीठ पत्रकारिता का आपराधिक न्याय प्रशासन क्या है। पीठ पत्रकारिता का आपराधिक न्याय प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दर्शकों पर फिल्म, दूरदर्शन तथा रेडियो आदि का प्रभाव पड़ता है। ये समाज में मनोरंजन में सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किए चुके हैं। फिल्मों एवं दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले हिंसक एवं अश्लील चित्र वर्तमान लड़कों एवं लड़कियों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 56, पुलिस के भ्रष्टाचार। वर्तमान समय में जब भारत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर है, लोगों की पुलिस से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो पुलिस के प्रति जनता एवं न्यायपालिका की धारणा अच्छी नहीं है तथा न्यायालयों ने अपने विभिन्न निर्णयों में पुलिस के प्रति भ्रष्टाचार, बेईमानी, अकुशलता तथा दमनात्मक तरीके अपनाने का दोषारोपण किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश ने पुलिस बल को सबसे बड़ा अराजक समूह निरूपित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई निर्णयों में पुलिस को मनमाने ढंग से कार्य करने का दोषी बताया है। प्रश्न 57, सशर्त अभिमुक्ति। वर्तमान कारावास पद्धति सशर्त क्षमादान का ही एक रूप है, जिसके द्वारा बिना शर्त क्षमादान के संभावित दुष्परिणामों को दूर करने का प्रयास किया गया है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सशर्त क्षमादान की नीति विधि का पालन करने वालों के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रश्न 58, अपराध निवारण। दंड के बदले हुए परिवेश में यह पुरातन धारणा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए अपराधियों को कठोरतम दीर्घकालीन दंड दिए जाने चाहिए लुप्त हो चुकी है। वर्तमान समय में दंड के तरीके पूर्णतः बदल चुके हैं। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसा आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा अगर यह व्यथित व्यक्ति के मानसिक भलाई की अपहानि करता है या क्षति पहुंचाता है। व्यथित व्यक्ति को इस दृष्टि से प्रताड़ित करता है, अपहानि करता है, क्षति पहुंचाना जो कि दहेज अथवा संपत्ति या अवैध मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करे। प्रश्न 60, किशोर अपराधी अवयस्क शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, अतः वह वयस्कों की भांति सोच समझ नहीं सकते। इसी कारण वयस्कों की तुलना में किशोर आपराधिकता अधिक पाई जाती है। वर्तमान समय के बदले सामाजिक परिवेश में किशोर आपराधिकता दिनों दिन गंभीर रूप धारण करती जाती है। किशोर अपराधियों का स्वरूप प्राय सामान्य मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, आवारागर्दी, नशाखोरी, चोरी, घर से भाग जाने आदि के अपराध करते देखे जाते हैं। प्रश्न 61, साइबर अपराधी। 21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस युग में संचार क्रांति अपने चरम पर थी। हर जगह कंप्यूटर नेट का जाल बिछ गया है। इन सुविधाओं के साथ एक नए अपराध का जन्म हुआ जिसे साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। यह अपराध तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराधियों का प्रथम शिकार प्राय ई कॉमर्स से जुड़े व्यापारी होते हैं। अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध ऐसे मानव आचरण को जो समाज में विधि द्वारा मानकों के अनुरूप न होने के कारण प्रतिबंधित होते हैं तथा जिसके लिए विधि में दंड की व्यवस्था रहती है, अपराध कहलाते हैं। ब्लैकस्टोन के शब्दों में अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कृत्य है। अपराध के लिए कम से कम दो तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है। कोई कृत्य का किया जाना या कृत्य का लोप वह दूषित आशय से रहित किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट, अपराध शास्त्र को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर कैनी के अनुसार अपराध शास्त्र के अंतर्गत मानव की स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा
एवं संपत्ति के संरक्षण के लिए अपराध विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जरूरी समझा गया है। अपराधों का प्रमुख कारण मानव की धन लोलुपता, भौतिक इच्छाएं, ईर्ष्या, संदेह, अंधविश्वास आदि हैं। यही कारण है कि आज अपराध शास्त्र ने ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा का स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, अपराध शास्त्र के संबंध में समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में बताइए। समाजशास्त्र के विकास में समाजशास्त्रीय विचारधारा अब तक की विचारधाराओं में सबसे सही विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां ही अपराधों के लिए प्रमुख होती हैं। इन सामाजिक कारणों में गतिशील संस्कृति, धर्म, आर्थिक दशा, राजनीतिक मान्यताएं, जनसंख्या की गहनता, रोजगार की स्थिति आदि का अपराधीकरण से घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, आपराधिक विधि के उद्देश्य क्या हैं? आपराधिक विधि का मुख्य उद्देश्य समाज और उसके लोगों को जीवन तथा संपत्ति आदि की सुरक्षा प्रदान करना है ताकि सामाजिक शांति व्यवस्था बनी रहे। नंबर 1, सुधार योग्य अपराधियों के प्रति सुधारवादी दांडिक तरीके अपनाते हुए उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयास करना तथा गौर अपराधियों को कारावासित कर उन्हें अपराध करने से रोकना। नंबर 2, अपराध से व्यतीत व्यक्ति को अपराधी से यथासंभव प्रतिफल दिलाना। नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि अपराधी दांडिक होने से बच न पाए तथा निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई का कष्ट न झेलना पड़े। दुराशय क्या है? दुराशय का अर्थ है कि बुरा आशय या आपराधिक आशय। दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। दुराशय या आपराधिक मन स्थिति के पीछे कोई न कोई कारण होता है जो ऐसे आशय को जन्म देता है। दुराशय सामान्यतः अपराध के घटित होने की अनिवार्य शर्त है। अच्छा, तो दोस्तों इसी के साथ ही है जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, इनमें कुछ गलतियां हो सकती हैं बोलने में, क्योंकि कई बार बोलना पड़ता है जल्दी, तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करूँगा आप उन्हें सुधार लेंगे देख करके या अपने विवेक के अनुसार। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट इसी एपिसोड के साथ, जिसमें हमारी कोशिश होगी बीमा विधि को लाने की और जल्दी हम बीमा विधि को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।